जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों 14 नवंबर 2022 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 को जीता है किसने? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने किसको हराया है? तो इंग्लैंड ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए टी20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों 2019 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड टी20 चैंपियनशिप भी जीत चुका है और पहली बार किसी टीम के पास एक साथ वनडे और टी20 दोनों के टाइटल इसके पास मौजूद हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड टीम ने कहां पर यह मैच खेला था, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला था। 5 विकेट से पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। देखिए पूरी समरी बता रहा हूं 2022 के आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की। होस्ट देश था ऑस्ट्रेलिया, यानी कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया। चैंपियन बना इंग्लैंड दूसरी बार। रनर अप रहा है पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं सैम करन, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए 296 और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वनिंदो हसरंगा, 15 विकेट लिए हैं। श्रीलंका के प्लेयर हैं। मैच ब्रीफिंग कर देता हूं। 137 रन बनाकर 8 विकेट पर पाकिस्तान 20 ओवर खेली और इंग्लैंड ने 138 रन बनाए 5 विकेट खोकर 18.5 ओवर में इस मैच को अपने नाम कर लिया। साथ ही यहां पर पूरी मैं आपको सीरीज बता रहा हूं कब कौन सी टीम ने वर्ल्ड कप को टी20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। भारत ने 2007 में, पाकिस्तान ने 2009 में, फिर अगले ही साल 2010 में इंग्लैंड ने जीता था। वेस्ट इंडीज ने 2012 में, श्रीलंका 2014 में, वेस्ट इंडीज 2016 में, ऑस्ट्रेलिया 2021 में और इंग्लैंड 2022 में। 2 टीमें 2 बार जीत चुकी हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। यहां पर देख पा रहे हैं आप, वेस्ट इंडीज भी 2 बार है और इंग्लैंड भी 2 बार है। सबसे पहली बार भारत ने जीता था। प्राइज मनी कितनी मिलती है? तो विजेता जो होता है टी20 वर्ल्ड कप का, उसे 12 करोड़ 88 लाख रुपए मिलता है। जो रनर अप होता है उसे 6 करोड़ 44 लाख, जस्ट आधा। जो सेमीफाइनल तक पहुंचती हैं उन्हें 3 करोड़ 22 लाख, जस्ट आधा। और जो सुपर 12 में रहती हैं 32 लाख 20 हजार रुपए उन्हें मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिएगा। पूरा मैंने आपको बताया, यहां तक मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। इस क्लास की बहुत सारी स्पेशलिटी है। आपको स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। मैं सारे विषय स्टैटिक जीके कवर करता हूं सबसे आखिरी में, पहले पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं। डेली करंट अफेयर्स पूरा पढ़ाने के बाद उसी समय उसी दिन का टेस्ट भी लेता हूं। 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। इसका पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद है और मैं आज 300 नंबर की क्लास ले रहा हूं। मुझे 300 दिन हो गए आपको लगातार पढ़ाते हुए। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वहां पर आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी और डेली क्विज भी मिलेगा, तो आप क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। आप सभी के लिए मोटिवेशन थॉट जो आपको हमेशा ऊर्जावान बना के रखता है। संघर्ष की मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल ट्रांसपोर्ट डे, राष्ट्रीय परिवहन दिवस। नेशनल ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। साथियों, अब क्यों मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस? क्या इसका महत्व है? देखिए साथियों, 12 नवंबर 1947 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो, जो कि दिल्ली में, उसके स्टूडियो से
लाखों शरणार्थियों को संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी जी की स्टूडियो तक की जो ये यात्रा रही है उसको याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। इसकी थीम है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। दोस्तों, निमोनिया हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, हमारे फेफड़े में पानी भर जाता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया से हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में पानी भर जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने? देखिए, पहले से अध्यक्ष थे, दोबारा से अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले। दोबारा से अध्यक्ष बने, पहले भी यही थे। ये न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। दोस्तों, आईसीसी ने सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना है। इसके अलावा अमित शाह के बेटे जय शाह बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आप सभी को पता है, इतने बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। इनको लगातार पोजीशन पे पोजीशन मिल रहा है। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को आईसीसी का वित्त और वाणिज्यिक मामलों समिति के प्रमुख के रूप में चुना गया। बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप समझ रहे हैं, सभी जगह इनको जगह मिल रही है। और जय शाह को इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी अध्यक्ष बनाया गया है। अभी बहुत जल्दी प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बारे में बता देता हूं। 1909 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और इसके सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, और ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। देश के 50वें सीजीआई हाल ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं। हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। तैयब इकराम FIH के अध्यक्ष बने हैं, ये मकाऊ के हैं। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर के बसा बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा बने हैं। आइवरी कोस्ट में भारत के राजदूत IFS राजेश रंजन बने हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे साथ क्लास नोट्स बनाते चलिए। PDF एक दिन कचड़े पर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, जब PDF आपको मिलती है तो उसका बेस्ट यूज है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से निकाल के अपनी कॉपी पे लिख लेना। कितनी PDF इकट्ठा करोगे भाई? मैं तो साल भर पढ़ाता हूं। नॉलेज यहां होना चाहिए, नॉलेज कॉपी में होना चाहिए। PDF से नॉलेज नहीं आती है। PDF आपका एक सोर्स हो जाता है, जो भी आप पढ़ते हैं आपको PDF मिल जाता है। अब उससे रिवाइज कीजिए, लिख लीजिए, अपने नोट्स को बना लीजिए। कुछ चीज छूट गई हो, क्लास को सुनिए ध्यान से। आप तो PDF इकट्ठा करते हैं, अब आप उसको प्रिंट कराएंगे, कितना पैसा आएगा आपको पता है? डेली आप अगर PDF प्रिंट कराने में आ गए तो कितना पैसा लग जाएगा। तो बेहतर है कि लिख के पढ़िए ना, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं आप। आसियान देशों का 11वां सदस्य कौन बना है? तो देखिए, आसियान में पहले 10 सदस्य थे, अब 11वां सदस्य भी बन गया है। तो यह है तिमूर लेस्ते। तिमूर लेस्ते नया सदस्य बना है आसियान का। साथियों, तिमूर लेस्ते को स्वीकार कर लिया गया है। 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेन, वहां पर शिखर बैठक हो रही है और आसियान के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि तिमोर लेस्ते को हम अपने साथ शामिल कर रहे हैं। आसियान की बात मैंने पहले भी की है, फिर से बता देता हूं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में इसकी स्थापना हुई है। देखिए, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और एक और नया देश इसमें शामिल हो जाता है। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। तिमूर लेस्ते, जरा गौर कीजिए कहां पर है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, यहां पर देखिए आप, ये है तिमूर लेस्ते, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये रेड मार्क किया गया है, ये लोकेशन है तिमूर लेस्ते की।
साथियों, तिमोर लेस्ते को पहले पूर्वी तिमोर कहा जाता था। यहां पर पुर्तगालियों का शासन था। देखिए, इसकी कैपिटल है दिल्ली, इसकी मुद्रा है डॉलर। जोस रमोस होर्टा यहां के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में होगा? देखिए, अमूर फाल्कन जो है इसे बाज कहते हैं। तो इसका जो फेस्टिवल है नागालैंड राज्य में मनाया जा रहा है। अमूर फाल्कन यहां पर देख रहे हैं, यह है बाज। साथियों, मणिपुर के, मैंने आपको नागालैंड बोल दिया, ये मणिपुर होगा, मणिपुर होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, मैंने नागालैंड बोल दिया, इसको सही कर लीजिए, ये है मणिपुर। ठीक है, तो अमूर फाल्कन जो फेस्टिवल है 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में हो रहा है। देखिए, दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला जो प्रवासी पक्षी है इसे बोलते हैं अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन बाज है और इसके कंजर्वेशन की ज़रूरत है, इसलिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 2015 से किया जा रहा है। अमूर फाल्कन को एक और नाम से जानते हैं, फाल्को एमोरिसिस। इसके बारे में आपको बता दूं, ये बाज फैमिली का एक ऐसा स्पीसीज है जो दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करता है। सबसे लंबी यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर है। रैप्टर का मतलब क्या होता है? जो शिकार के रूप में अन्य जानवर या पक्षियों का शिकार करता है। ये कहां पर पाया जाता है? मध्य साइबेरिया क्षेत्र, पूर्वी चीन में प्रजनन करते हैं और अक्टूबर महीने के दौरान ये भारत में आ जाते हैं। मणिपुर में, नागालैंड में, असम में प्रवास करने आते हैं। फिर ये 2 महीने तक भारत में रहेंगे। उसके बाद नवंबर महीने में 2200 किलोमीटर की दूरी तय करके दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाएंगे और केन्या पहुंच जाएंगे। अरब सागर को पार करेंगे उड़ान भरते हुए। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी संरक्षण करने की ज़रूरत है हमें। 1972 में एक अधिनियम पेश किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके तहत प्लांट्स, पौधे और जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षित करने के लिए हमने अधिनियम पारित किया था। नॉलेज फैक्ट्री में आज हम आगामी खेल प्रतियोगिता और टूर्नामेंट को डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगा 2024 में। 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस 2028 में होगा अमेरिका में। 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा ब्रिस्बेन में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। दक्षिण एशियाई गेम्स नोम पेन में होगा कंबोडिया में 2023 में। 22वां फीफा विश्व कप कतर में होगा 2022 में। 13वां क्रिकेट विश्व कप भारत में अगले वर्ष होने वाला है। 8वां महिला T20 विश्व कप अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 2 नंबर पक्का है। 300 जानकारी, लगभग 250 से 300 जानकारी आपको मिलती है केवल 25 से 30 मिनट में। चलिए, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप अगले वर्ष भारत में होगा। 10वां रग्बी विश्व कप फ्रांस में होगा 2023 में। फीफा अंडर 20 विश्व कप इंडोनेशिया 2023 में होगा। 37th नेशनल गेम्स अगले वर्ष गोवा में होगा। 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होगा 2024 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 2023 में होगा एमपी में। 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक दक्षिण कोरिया में होगा 2024 में। युवा ओलंपिक खेल सेनेगल डकार में होगा 2026 में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी बुडापेस्ट में होगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 2023 में। थोड़ा सा सांस ले लूं मैं भी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैंने लगभग सारी इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता बता दी है। यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर पक्का है। चलिए, लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो हाल ही में एशियाई
मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कहां पर आयोजित हुई है? अम्मन, जॉर्डन में आयोजित की गई। 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। यहां पर पूरी लिस्ट है: परवीन हुड्डा, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बुरा, अल्फिया पठान, शिव थापा, मीनाक्षी, गोविंद सहानी। अब सबका नाम मैं लूंगा, सबकी पदक बताऊंगा तो पूरा लेक्चर यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ चीज़ों को आपको भी टच करना होगा। मैं इतना सारा डाटा इसलिए देता हूं ताकि कुछ भी छूटे ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र यानी जो वोटिंग सेंटर है भारत के किस स्टेट में? दुनिया का सबसे ऊंचा वोटिंग केंद्र भारत के किस स्टेट में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा वोटिंग केंद्र है। लाहौल स्पीति में है ये। लाहौल स्पीति निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पे एक गांव है, इसका नाम है तशीगंग गांव। दुनिया का सबसे ऊंचा वोटिंग केंद्र है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे 98% वोटिंग दर्ज की गई है। ये 15,256 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पे 52 वोटर्स रजिस्टर्ड किए गए थे और 51 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारियां जरा ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं। पहली समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। इस राज्य की स्थापना 1971 में हुई है। लोकसभा सदस्य हैं 4, राज्यसभा सदस्य हैं 3, विधानसभा सदस्य 68। प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। प्रेजेंट में गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, मैं आपको बता चुका हूं। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत हाल ही में कौन बने हैं? तो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत बने हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2021 में आप सभी को पता है ओलंपिक में भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो स्विट्जरलैंड ने पर्यटन जो उनका क्षेत्र है उसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मैत्री दूत नियुक्त किया है। देखिए स्विट्जरलैंड की लोकेशन ये है। स्विट्जरलैंड इधर देखिए फ्रांस है, यहाँ पर स्पेन है, यूरोपियन कंट्री है स्विट्जरलैंड। इसकी कैपिटल बर्न है। इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक और प्रेसिडेंट है इग्नासियो कैसिस। दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हैं आपको स्विट्जरलैंड जेनेवा में देखने को मिलेंगे। चलिए, तीसरे मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। साथियों, ऐसी एक संस्था है FATF, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो टेररिज्म के खिलाफ काम करती है। जो स्टेट टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं, उन्हें वित्त पोषित करते हैं, तो वो लिस्ट करती है, ब्लैकलिस्ट करती। जैसे म्यांमार को ब्लैकलिस्ट किया था। अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। कुछ सुधार देखने को मिला है। तो ऐसा ही 18 और 19 नवंबर में नई दिल्ली में हो रहा है तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ये 2 दिन चलेगा। 75 देश, अंतर्राष्ट्रीय निकाय इसमें शामिल होंगे, जो आपस में चर्चा करेंगे कि किसी भी प्रकार से आतंकवाद को पोषित ना किया जाए, क्योंकि आतंकवाद राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जो कि व्यापक रूप से पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए। तो इसमें भाग लेने वाले जो देश हैं विचार विमर्श करेंगे। आतंकवादी समूह और आतंकवादियों पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र लिस्टिंग द्वारा अनिवार्य मानकों को प्रभावी ढंग से लागू कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रस्थान अभ्यास
किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो प्रस्थान अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। एक साल में 2 बार होता है। तो भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के मंच पर मुंबई से प्रस्थान अभ्यास किया है। प्रस्थान एक साल में 2 बार होता है। इंडियन नेवी की बात करेंगे तो इंडियन नेवी 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुई है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। एडमिरल R हरि कुमार इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष। साथियों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई है। जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। पलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह थे बिजनेसमैन। जीएसटी काउंसिल की 47th बैठक कहां पर शुरू हुई है? चंडीगढ़ में। भारत का कौन सा स्टेट पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट बनाएगा? तो यह केरल राज्य है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? लिस्बन में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? विजय अमृतराज को। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? 3 व्यक्ति हैं, प्रकाश पादुकोण, नारायण मूर्ति और SM कृष्णा। 3 व्यक्तियों को चुना गया है। क्या आप सभी T10 सीरीज के लिए तैयार हैं? जो भी आपने पढ़ा है 10 प्रश्न आएंगे बारी बारी से। मैं इसे क्यों कराता हूं? ताकि आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ जाए। भारत में किस साल T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया गया? तो 2007 में पहली बार हुआ था। सबसे पहली बार भारत ने जीता था और 2011 में वर्ल्ड कप को जीता। नेक्स्ट, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? अगले वर्ष 2023 में भारत में। 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन पाकिस्तान में होगा। बताना 10 में 10 आए कि नहीं। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में हुई थी। ऋतुराज अवस्थी किस आयोग के अध्यक्ष हैं? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ICC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1909 में हुई है। दिल्ली किस देश की राजधानी है? तिमोर लेस्ते की कैपिटल है। फाल्कन राजधानी के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो यह है मणिपुर। ये मणिपुर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर आयोजित होंगे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं। इसका आयोजन MP में होगा। साथियों, कैसा लगा करंट अफेयर्स? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और कैसा टॉपिक चाहिए आप मुझे ये भी बताना। चलिए 12 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 13 नवंबर हर संडे को जितना भी मैं पूरे हफ्ते पढ़ाता हूं उसका टेस्ट लेता हूं। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं, इसलिए आप जरूर अटेंड किया करिए। आपका पूरा रैपिड रिवीजन हो जाएगा। PM मोदी ने किस राज्य के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु। किस राज्य में मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी शुरू की गई? MP में मुरैना में। वीरांगना सेवा केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया? 2022 को। साथियों, 2022 को आसियान भारत के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित रेलवे स्टेशन कौन बना? भोपाल का रेलवे स्टेशन 4 स्टार मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को अबुल कलाम आजाद जी की याद पर। फ्लड हब प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? गूगल ने किया है, ताकि पहले से पता चल जाए कि बाढ़ कब आएगी और कैसी होगी। विनिंग द इनर बैटल
इस पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वॉटसन है। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। बाजरा दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाजरा दिवस मनाया गया उड़ीसा राज्य में। साथियों, आज का सवाल है आसियान देशों का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट बॉक्स पे बताना है। आज जीके के पिटारे में हम भारत की नदियों को कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने विश्व की नदियों को कवर किया था, आज भारत की नदियों को कवर करेंगे। सबसे पहले गंगा नदी की बात करेंगे। तो गंगा कहां से निकलती है? गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख से निकलती है। इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, यमुना, बागमती, गंडक, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। भारत के बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, यूपी, ये एमपी यहां पर नहीं है, ये छत्तीसगढ़। इसकी ट्रिब्यूटरीज जरूर है, बिहार, झारखंड, राजस्थान। इसका ड्रेनेज बेसिन आप कह सकते हो इन राज्यों में फैला हुआ है। आप ये अगर बोलें कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है, चूंकि छत्तीसगढ़ एमपी से सोन नदी निकलती है, आप कह सकते हो, लेकिन यहां से गुजरती नहीं है। चलिए चिनाब नदी की बात करेंगे तो चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। बड़ा लाचा दर्रे के निकट से निकलती है, यहां पर तिब्बत में है बड़ा लाचा। और चंद्रभागा इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, जम्मू कश्मीर में मिल रही है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती, यहां से तिब्बत से। और यहां पे 5 नदियों का संगम होता है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज का। मीथन कोट पर संगम होता है पंचनद, 5 नदियों का संगम होता है। तो सतलज, व्यास, चिनाब, रावी ये जो है इसकी प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। झेलम नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और ये शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है किशन, पुंछ, करेवल और गंगा। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और एमपी में 1077 किलोमीटर है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। अमरकंटक की चोटी है, वहां से निकलती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी तवा है। शेर, शक्कर, दूधी, हथनी, बरना ये सब सहायक नदी हैं किसकी? नर्मदा नदी की। तो जीके के पिटारे में आज हमने भारत की नदियों को डिस्कस किया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर क्विज मिलेगा, वहां भी पीडीएफ मिलेगी। रूट एप्लीकेशन पर कुछ बैचेस हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हमें तो आप देख ही रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना और क्या क्या चाहिए आपको इस लेक्चर में ये भी कमेंट बॉक्स पे बताना। फिर मिलूंगा इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।